गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अग्रवाल सर आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल भास्कर जॉब एकेडमी पर। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ साइंस का अगला टॉपिक के साथ। साइंस में अभी चल रहा है पदार्थ के यांत्रिकी गुण। उसमें हम लोगों ने कई सारे पार्ट को पढ़ रखा है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी उन्हें पढ़े होंगे और आपको समझ में आया होगा, और जिन्हें एक बार में समझ नहीं आया होगा वो 2 बार देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला पार्ट हेडिंग लगाएंगे पदार्थ के कुछ सामान्य गुण। जो हमारे पदार्थ हैं दुनिया में उनके क्या क्या गुण हैं, उनके कुछ सामान्य गुण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। उसमें पहला पॉइंट है आपको दाब, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? जब किसी सतह पर उसके लंबवत, माना कि यह सतह है, इस सतह पर जब आप इसके लंबवत समझते हैं ना, 90 डिग्री लंबवत आप बल लगाते हैं तो कहा जाता है कि इस सतह पर दाब लग रहा है। नहीं समझे? हमने कहा कि जब किसी सतह पर उस सतह के लंबवत आप बल लगाते हैं तो फिजिक्स में कहा जाता है कि आप उस सतह पर दाब लगा रहे हैं। क्लियर है? ये तो कहा जाता है। लेकिन जब दाब का परिभाषा देना हो, सुपरिभाषित रूप से बोलना हो, तो परिभाषा उसका ये होता है कि सतह का इकाई क्षेत्रफल लीजिए। इकाई समझते हैं ना, एकांक, 1 वर्ग किलोमीटर या 1 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब इकाई रहना चाहिए, एक लगा हुआ रहना चाहिए। इकाई सतह लीजिए और उस सतह पर जो बल आरोपित होगा, है ना, उसी आरोपित बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। परिभाषा है एकांक क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? एकांक एरिया होना चाहिए। ये एकांक क्षेत्रफल होना चाहिए। छोटा दूरी है तो 1 वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है। एरिया कैसा भी हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है। एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? अगर वर्गाकार सतह है तो एकांक क्षेत्रफल का मतलब हुआ ये 1 और ये 1, लंबाई और चौड़ाई दोनों का 1, अर्थात प्रत्येक भुजा 1 इकाई। तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो लंबाई गुना चौड़ाई या भुजा गुना भुजा, तो भुजा स्क्वायर 1 वर्ग इकाई हो जाएगा। इतना सतह पर लगने वाले बल को, लंबवत लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। क्लियर हुआ? हमने कहा कि एकांक क्षेत्रफल पर उस सतह के लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अर्थात दाब बराबर फॉर्मूला क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल। दाब को P से निरूपित किया जाता है, बल को F से और क्षेत्रफल को A से, एरिया। तो P बराबर F बटा A हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि एरिया को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उस पर लगने वाला प्रेशर क्या मालूम होगा, ये समझते हैं। बल फिक्स है कि आप बल लगा रहे हैं, जितना बल लगा रहे हैं उतना ही बल रखिए। और 2-3 केस हम बताते हैं, आप खुद बताइए। अब बताइए, ये आपका एरिया है और इस पर आप बल लगा रहे हैं तो कुछ उसको दाब महसूस हुआ होगा, ठीक। अगर हम इस एरिया को घटा दें, इतना बड़ा एरिया को घटाकर इतना ही बड़ा एरिया कर दें, अब ये एरिया कर दें और उतना ही बल लगाइए जितना आप पहले लगा रहे थे, तो इस सतह को पहले के तुलना में दाब ज़्यादा महसूस होगा कि कम? बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे पहले हम इतना एरिया पर बल लगाते थे, उनको दाब महसूस होता था, अब उतने बल इतने एरिया पर लगा रहे हैं तो दाब जो होगा पहले से ज़्यादा महसूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए तो लगने वाला दाब का मान बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा दबाव महसूस होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ये सब जो होता है उसके आधार पे आप दिमाग लगा सकते हैं कि एरिया अगर घटेगा P में और A में क्या संबंध होगा? ये अंश में है और ये हर में है तो उल्टा संबंध होगा। क्षेत्रफल अगर घटेगा
तो उन पर लगने वाला दाब का मान क्या होगा? आप कहेंगे जी बढ़ेगा, है ना बात सही। क्षेत्रफल अगर घटेगा तो दाब बढ़ेगा। वही हमने यहाँ पर बताया कि अगर क्षेत्रफल को घटा दें तो उतना ही बल लगाने के बाद उसे दाब ज़्यादा महसूस होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे ये आपका सतह है हैंड, इस पर कोई बल लगा रहे हैं, इस पूरे हैंड पर इतना दूर पर बल लगा रहे हैं तो हमें दाब महसूस हो रहा है, कोई हमें दबा रहा है, ठीक। अब बताइए वही दाब इस पूरे सतह पर नहीं लगकर कोई एक ही जगह पर लगा दिया जाए, केवल यहाँ पर, तो अब जो है आपको दाब पहले से ज़्यादा महसूस होगा। अर्थात एरिया कम कर दिया जाए तो दाब ज़्यादा महसूस होगा। वही बात यहाँ पे लिखा है कि एरिया अगर, ये वाला पॉइंट है, एरिया को अगर कम कर दिया जाए, एरिया को कम कर दिया जाए तो दाब का मान ज़्यादा हो जाता है, दाब ज़्यादा महसूस होगा। इसी का उल्टा भी सत्य होगा। एरिया अगर बढ़ा दिया जाए, पहले इस एरिया पर बल लगा रहे थे तो कुछ दाब महसूस हो रहा था, अब उतना ही बल लगाएंगे और एरिया इतना बड़ा कर देंगे तो बोलिए बल क्या हुआ? बंटवारा हो गया। पहले इतना दूर बल लगाते थे, अब उतना ही बल इतना दूर में जाके लगेगा। तो अब बताइए उसको प्रेशर जो महसूस होगा पहले की तुलना में क्या होगा? तो आप कहेंगे जी कम होगा, क्योंकि एरिया बढ़ चुका है। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखा कि जब एरिया बढ़ा दिया जाता है, जब एरिया बढ़ा दिया जाता है तो लगने वाला दाब प्रेशर का मान जो है वो कम हो जाता है। क्लियर है? तो हमने दाब को क्लियर कर लिया, ये भी पढ़ लिया। अगला एक पॉइंट है परनोद, या उसको उत्क्षेप भी कहते हैं, थ्रस्ट। परनोद क्या होता है? रॉकेट देखे हैं ना, रॉकेट यहाँ पे समझेंगे आप। ये मान लीजिए रॉकेट है, रॉकेट जब पलायन करती है तो देखते होंगे आप पीछे काफ़ी मात्रा में धुआं छोड़ती है। यही धुआं परनोद कहलाता है। तो रॉकेट के लिए एक स्पेशल है कि ये हमारे ज़मीन पर कितना दाब लगाती है। तो ज़मीन का एकांक एरिया लीजिए, एकांक एरिया पर इस परनोद के द्वारा, इस धुआं के द्वारा बल लगाया जाता है और न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर ये बल लगाता है इधर और ये फिर बल लगाता है इसके उल्टा दिशा में, तब जाके ये रॉकेट पलायन करता है। तो रॉकेट के धुआं के द्वारा पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल पर जो परनोद लगाया जाता है, इनके द्वारा जो बल लगाया जाता है धुआं के द्वारा, उन्हीं का नाम परनोद रखा गया है साइंस में। तो हम क्या ऐसे परिभाषित करेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर जो परनोद आरोपित होगा उसी परनोद को क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। ये किसके लिए स्पेशल भाषा है? रॉकेट के लिए। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर परनोद को, परनोद एक प्रकार का बल है जो धुआं के द्वारा लगाया जाता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर परनोद को दाब कहते हैं। तो दाब आपको क्लियर हुआ? तो चलिए अब पढ़ते हैं दाब कौन सी राशि है। तो दाब एक प्रकार का अदिश राशि है, इन्हें आप याद कर लेंगे। दाब एक प्रकार का अदिश राशि है। दाब का एसआई मात्रक निकालिए। किसी भी चीज़ का एसआई मात्रक निकालना हो तो उसका फार्मूला अगर आपको पता है तो निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालते हैं दाब का एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक का मतलब है कि बल का और क्षेत्रफल का बता दीजिए। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप जी कहेंगे न्यूटन होता है, और बट्टे का मतलब प्रति, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और इसी को क्या कहा गया है? पास्कल कहा गया है। इसे पास्कल इसलिए कहा गया है क्योंकि दाब के संबंध में जानकारी पास्कल नामक वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए उसके नाम पर इसका इकाई रखा गया। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब की बीमा निकालिए। हमने ऑफलाइन के बैचेज में बीमा और एसआई मात्रक निकालने के लिए सिखा रखा है। बल का एसआई मात्रक, बल का बीमा क्या होता है?
याद होना चाहिए आपको कि MLT-2 होता है, ये बल का होता है, बल का बीमा MLT-2, और क्षेत्रफल का क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, बोले तो लेंथ का स्क्वायर होता है। इन्हें अगर आप सॉल्व करेंगे m लिखेंगे, यहाँ पर l पर कुछ नहीं तो 1 पावर होगा, और ये 2 पावर अगर ऊपर जाएगा तब माइनस हो जाएगा। आधार समान रहे, भागा के रूप में रहे तो पावर का घटा होता है। उस थ्योरी के आधार पर ये जाकर ऊपर में माइनस होगा तो 1 में से 2 घटेगा, तो l पर कितना बच जाएगा, -1, और t एक ही टर्म है तो जो है वही लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या, दाब का बीमा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दाब में अगला टॉपिक है हमारा वायुमंडलीय दाब। और चूंकि हम जानते हैं कि वायुमंडल में गैस रहता है, इसलिए गैसों का ही दाब कह सकते हैं उसको। वायुमंडलीय दाब कहिए चाहे गैसों का दाब कहिए, एक ही बात है। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडल हमारे ऊपर कितना दबाव डालता है या कितना ऊंचाई पर कितना दबाव डालता है, ये जानते हैं। आप क्या करिए, मान लीजिए ये वायुमंडल है, ये पृथ्वी का सतह है और इसके ऊपर बहुत ऊंचाई तक वायुमंडल है हमारा, हम जानते हैं ऐसा। हर एक बिंदु पर वायुमंडल जो है यानी कि गैस जो है अलग अलग दाब लगाता है। तो वायुमंडलीय दाब होता कितना है, तो आप एक जैसे इस बिंदु पर हम जानना चाहते हैं कि इस बिंदु पर ये वायुमंडल, इसके ऊपर जो गैस है वो कितना दाब लगाएगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो इस बिंदु पर एकांक अनुप्रस्थ काट का एक कॉलम बनाइए। एकांक एरिया होना चाहिए, मान लीजिए यही एकांक एरिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे कॉलम बना दीजिए सीधा इस प्रकार से। और मान लीजिए यहीं तक वायुमंडल है, इसके ऊपर वायुमंडल नहीं है। तो कहते हैं कि किसी बिंदु पर जो वायुमंडलीय दाब है, उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर इस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक, यानी कि वायुमंडल जहाँ तक है, जहाँ तक वायुमंडल मौजूद है, इसके सीमा तक, अंतिम सीमा तक वायुमंडल का जो ये स्तंभ बना, जो कॉलम बना, इसमें जितना भी इसका भार होगा, इस वायु का जितना भार होगा, उसी भार से इस बिंदु पर कितना दबाव लगता है, इसका जानकारी हमें पता चलता है। हमने कहा कि किसी बिंदु पर कितना वायुमंडलीय दाब लगता है, वहाँ से एकांक अनुप्रस्थ काट का एक कॉलम बनाइए, एक स्तंभ बनाइए, और इसमें जितना भी वायु है इनका जो भार होगा वही भार इस बिंदु पर वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। अब बताइए, मान लेते हैं कि यहाँ तक वायुमंडल है, इस बिंदु पर कुछ वायुमंडलीय दाब महसूस हो रहा है। अब आप बताइए, हम इस बिंदु पर वायुमंडलीय दाब निकालना चाहते हैं, तो इस बिंदु के तुलना में ज़्यादा होगा दाब कि कम होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर एकांक अनुप्रस्थ काट लीजिए और यहाँ तक आ जाइए। यहाँ का लंबाई चौड़ाई सेम होना चाहिए, दिखने में लग रहा है, अलग लग रहा तो अलग बात है, सेम है ऐसा मान लीजिए। अब बताइए, इस बिंदु पर कितना गैस है, तो इस गैस की तुलना में कुछ कम गैस है, तो इस बिंदु पर जो प्रेशर पड़ेगा, जो दाब लगेगा, इसके तुलना में कम की ज़्यादा, तो कम लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर इतना सारा गैस का भार है, इसके ऊपर इतना ही गैस का भार है, तो ये कम दबाव महसूस करेगा। इस बात से आपने क्या सीखा कि जैसे जैसे पृथ्वी तल से, वैसे पृथ्वी तल तो नहीं होता है, वैसे समुद्र तल होता है, तो जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ता है, वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, कम होता है। इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है, बहुत सारा इसका एग्जाम्पल करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण खाना जो जल्दी पकता है लेट से पकता है, ये सारा एग्जाम्पल इसी पे आएगा। फिर जो अंतरिक्ष में जाते हैं एरोप्लेन में, उसमें और फॉल्टेन का स्याही निकलने लगता है, क्यों निकलने लगता है, सब इसी पे आधारित एग्जाम्पल है, उनको करेंगे। पहले इनको हम लोग सीखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या है कि किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब, किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, इकाई एरिया वाला काट होना चाहिए।
एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक, जहाँ तक वायुमंडल मौजूद है हमारे अंतरिक्ष में, उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक का वायु स्तंभ, यही हो गया वायु स्तंभ, इसमें जितना वायु एडजस्ट हो जाए वायु स्तंभ के भार के बराबर होता है। जितना भार इसमें रहेगा उतना ही ये दबाव महसूस करेगा इस पॉइंट पर, जो भी चीज़ रहे, आदमी रहे, कोई वस्तु रहे, कुछ भी रहे। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पे हमने फिगर बना दिया है। माना कि यहाँ पर कोई बिंदु है जिस पे हमें दबाव ज्ञात करना है, तो अभिष्ट बिंदु यहाँ पर है, और ये मान लेते हैं कि यहाँ तक वायुमंडल का सीमा है, इसके ऊपर वायुमंडल नहीं है। तो एकांक अनुप्रस्थ काट बनाइए यहाँ पर, और इसके अंदर जितना वायु का भार रहेगा उतना ही ये दबाव महसूस करेगा। जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो इनके ऊपर कितना दबाव रहेगा देख लीजिए, तो इतना ही वायु का दबाव रहेगा, तो कम महसूस होगा। ऊपर जाने पर दबाव क्या होता है? घटता है। नीचे आने पर क्या होगा? तो बढ़ेगा। तो दाब जो है वो समानुपाती होता है 1/h के, या आप यूं कह सकते हैं कि दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है ऊंचाई के। ये ऊंचाई कहाँ से लिया गया है? तो ये ऊंचाई पृथ्वी तल से लिया गया है ना, ऊपर से ऊंचाई नहीं, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई ये बोला, ये समुद्र तल से ऊंचाई का बात है। आप लिख लीजिए समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई ये वाला एच है। तो आप बताइए समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा दबाव क्या होगा? घटेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती वाला बात हो गया। ऊंचाई अगर बढ़ेगा तो दबाव क्या होगा? घटेगा, क्योंकि उल्टा संबंध है। तो इसके बढ़ने से ये घटेगा। ऊंचाई बढ़ने का मतलब है ऊपर जाना। तो प्रेशर में और समुद्र तल से ऊंचाई में क्या संबंध होता है? तो आप कहेंगे उल्टा संबंध होता है। इन पे बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, पहले आगे पढ़ते हैं। समुद्र तल पर जो ये वायुमंडलीय दाब है उसका वैल्यू कितना होता है? इतना होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। समुद्र तल पर जो कोई बिंदु होगा उस पर कितना दाब महसूस होगा? तो इतना दाब महसूस होगा। और इसी दाब को क्या कहते हैं? एक वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। तो आपसे अगर सवाल ये पूछे कि एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो आप कहेंगे इतना पास्कल होता है। आगे चल के हम लिखा भी देंगे कि एक वायुमंडलीय दाब कितना, तो इतना पास्कल। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो बैरोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। ये तो याद करने का चीज़ है। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर नामक यंत्र से करते हैं, जो कांच की नली में पारे को भरने से बनी यंत्र होता है, युक्ति होती है। बैरोमीटर कौन सी का बना होता है? कांच का बना होता है, जिसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है? तो आप कहेंगे जी पारा भरा हुआ रहता है, मरकरी, Hg। अगला है एक वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब जो है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाला पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम मतलब स्तंभ, ये स्तंभ मतलब खुटा जो सीधा खड़ा रहता है, कॉलम के भार के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप कांच का 76 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितना होना चाहिए? 76 सेंटीमीटर लंबा एक कांच का नली लीजिए, जिसका एरिया कितना होना चाहिए? ये वाला एरिया कितना होना चाहिए? तो 1 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। ये वृत्ताकार है तो अपना एरिया πr² से निकलता है। ऐसा एडजस्ट करिए, त्रिज्या इतना लीजिए कि इनका एरिया निकालने के बाद कितना आ जाए? 1 वर्ग सेंटीमीटर आ जाए। और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? लंबाई बोलिए चाहे ऊंचाई भी बोल सकते हैं, तो 76 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो पारा भरा हुआ रहेगा इसका जितना भार होगा वही क्या कहलाएगा? तो वही हमारा एक वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। तो आपसे सवाल पूछेगा एक वायुमंडलीय दाब में कॉलम की ऊंचाई कितनी होती है? तो आप कहेंगे 76 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अभी हमने पढ़ा दाब, वायुमंडलीय दाब।
दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो पास्कल। अगला पॉइंट हमने पढ़ा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब किस नामक यंत्र से मापते हैं? तो आप कहेंगे जी बैरोमीटर से। अच्छा, वायुमंडलीय दाब का इकाई क्या होता है? तो कोई भी दाब हो उसका इकाई पास्कल ही होता है SI मात्रक के रूप में। लेकिन ऋतु विज्ञान में यानी कि मौसम संबंधी विज्ञान में वायुमंडलीय दाब का एक और मात्रक है जिसको कि प्रायः बार BAR या मिली बार में प्रदर्शित करते हैं वायुमंडलीय दाब को। जैसे हम जानते हैं कि बल का भी कई सारा मात्रक होता है, न्यूटन भी होता है और डाइन भी होता है। इसी प्रकार से वायुमंडलीय दाब को ऋतु विज्ञान में क्या इसका मात्रक रखा गया है? बार या मिली बार। तो अब बताइए, आगे आपको याद करना है कि एक बार जो है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है और 1 मिली बार कितना होता है? 10⁻² पास्कल। तो अगर आपसे पूछे वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है तो आप क्या कहेंगे? आप बार बताएंगे। और जब SI मात्रक बोलेगा तब आप क्या बताएंगे? पास्कल बताएंगे। देखिए, दोनों में संबंध है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक छोटा इकाई है, एक बड़ा इकाई है। जैसे कि 1 kg लिखें तब बराबर क्या लिखते हैं? 1000 ग्राम। इसका मतलब क्या? kg और ग्राम जो है सेम ही प्रकार के राशि का मात्रक है। ये भी द्रव्यमान का मात्रक है, ये भी द्रव्यमान का मात्रक है। ये बड़ा मात्रक है, ये छोटा मात्रक है। तो वही बात है, बार और पास्कल दोनों क्या है? दाब का ही मात्रक है। ये बड़ा मात्रक है, 10⁵ को पास्कल लेंगे तब वो 1 बार के बराबर होगा। तो अगर सीधा सीधी पूछा जाए कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक बताइए तो आपको लगाना है क्या आंसर? ये लगाना है। और जब पूछे कि SI मात्रक बताइए तब क्या लगाना है? ये लगाना है। तो बढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं और यही हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसी से एग्जाम में सवाल आते हैं। तो हेडिंग लगाइए कि वायुमंडलीय दाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। इसी से सवाल आपको पूछा जाता है। पहला है कि समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? बताइए। तो हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे तल से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? कम होता जाता है। तो समुद्र तल से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाता है, जिसके कारण वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही इंक बाहर आ जाती है। इनमें 2 सवाल हो गया। आपसे पूछेगा कि समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? आप कहेंगे जी कम होता है। अगला सवाल रहेगा कि वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही बाहर आ जाती है, क्या कारण है? क्योंकि ऊपर में वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है। इन्हें समझते हैं अच्छे तरीके से। वायुयान जो है, जैसे हम लोग को पृथ्वी पर रहने का आदत है, पृथ्वी पर जितना दाब महसूस करते हैं उतना दाब अगर कहीं और भी रहे तो ही हम अपना शरीर को संतुलन में रख पाएंगे, नहीं तो कान, आँख, मुँह, नाक सबसे ब्लड निकलने लगेगा। तो वायुयान का बनावट ऐसा रहता है, उसमें कुछ यंत्र ऐसे लगाए हुए रहते हैं कि उसका दाब मेंटेन ऐसा करता है जो पृथ्वी पर रहे ऐसा मेंटेन करके निकलता है। और अंतरिक्ष में भी उनका दाब उतना ही रहता है, क्योंकि ये चारों तरफ से पैक भी रहता है और ऐसा सिस्टम बनाया हुआ रहता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि उनमें दाब जितना पृथ्वी पर रहता है उतना ही अंतरिक्ष में भी रहता है। लेकिन कभी किसी कारणवश मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो गया इसके दाब में, तो क्या होगा? तो बताइए, एरोप्लेन के अंदर का दाब क्या है? तो जितना वायु जहाँ जितना धरती पर है उतना है। और अंतरिक्ष का मतलब ये हो गया अंतरिक्ष। बाहर का दाब क्या होता है? तो हम जानते हैं कि जैसे ऊंचाई बढ़ता है दाब कम होता है। तो वायुयान के अंदर का दाब क्या होगा? अधिक होगा। और बाहर का दाब क्या होगा? तो इनसे कम होगा। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ हाई लेवल से लो लेवल की तरफ
ट्रांसफ़र होता है, प्रवाहित होता है। जैसे जल को अगर रख दिया जाए, पानी को रख दिया जाए और सतह ऐसा हो, ये उच्च लेवल है और ये निम्न लेवल है, तो बताइए पानी किधर से किधर बहेगा? इधर से इधर प्रवाहित होगा कि इधर से इधर? तो आप कहेंगे जी इधर से इधर। सारी चीज़ें हाई लेवल से लो लेवल की तरफ प्रवाहित होता है। इसी थ्योरी के आधार पर वायुयान के अंदर अधिक दाब होता है, ऐसा इसमें एडजस्ट किया हुआ रहता है, और अंतरिक्ष में दाब कम होता है। गड़बड़ी के कारण मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हो गया रॉकेट में, वो मेंटेन नहीं कर पाया, तो हम जानते हैं कि यहाँ का दाब अधिक और यहाँ का कम है, तो बताइए क्या होगा कि इसका दाब अधिक से निम्न की तरफ जाना चाहेगा, अर्थात जो आपका पेन का वो इंक है वो क्या होगा, इसके अंदर तो हाई प्रेशर है, अधिक दाब है, और इसके बाहर निम्न दाब है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये इंक जाना चाहेगा, जिसके चलते फाउंटेन पेन का इंक बकर देता है, बाहर निकल जाता है। क्लियर हुआ? और इन्हें हम फिर से जब गलनांक क्वथनांक टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर भी फिर से इन टॉपिक को पढ़ेंगे, तो टेंशन ना लें। एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जैसे जैसे पृथ्वी तल से या समुद्र तल से ऊपर जाते हैं दाब घटता जाता है, और दाब घटने के चलते बाहरी वातावरण का दाब कम रहता है, लेकिन वायुयान के अंदर का दाब अधिक रहता है। और हम जानते हैं कोई भी चीज़ उच्च लेवल से निम्न लेवल की तरफ प्रवाहित होता है तो अधिक से कम की तरफ जाएगा, इसलिए इंक बाहर निकल आता है। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होता है। अभी हमने कहा कि अंदर का दाब अधिक होता है और उनके बाहर का, वायुमंडल का बाहर का दाब अधिक होता है। क्लियर? उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाई बीपी का बीमारी है, उन व्यक्ति को बोलता है कि आप वायुयान में सफ़र ना करें। क्यों? हम जानते हैं कि जिसका हाई रक्तचाप है उनके अंदर का शरीर के अंदर में जो है, चलिए बनाते हैं शरीर, ये कोई व्यक्ति है, इसके शरीर के अंदर क्या है, हाई बीपी है, और बाहर का प्रेशर क्या है, कम है। तो हम जानते हैं कि हाई से लो की तरफ कोई भी चीज़ प्रवाहित होता है, तो इनके अंदर का जो रक्त है वो क्या होगा, बाहर निकलना चाहेगा। इसलिए हो सकता है कि नाक, मुंह, आँख, कान के माध्यम से हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति का ब्लड बाहर निकल सकता है, इसका ये संभावना बनता है। इसीलिए कहा जाता है हाई बीपी वाले पेशेंट को कि आप वायुयान में सफ़र ना करें, इसलिए इसकी सलाह दी जाती है। तो पढ़ते हैं, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति को वायुयान से यात्रा न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऊपर वायुमंडल कम होता है और व्यक्ति के अंदर का वायुमंडल यानी कि प्रेशर अधिक होता है, इसीलिए उनके आँख, नाक, कान, मुंह से ब्लड निकलने की संभावना रह सकती है। अगला है, पहाड़ पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, या पहाड़ पर खाना देर से बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। इसको हम लोग अगले टॉपिक में समझेंगे, जब क्वथनांक और गलनांक पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर से इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी आप क्वथनांक और गलनांक के बारे में नहीं जानते हैं। इतना समझ लीजिए कि प्रेशर कम होने से क्या होता है, क्वथनांक घट जाता है। क्वथनांक घट गया, क्वथनांक बढ़ गया, मतलब कि आपको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा तब उतना क्वथन हो पाएगा। तो ज़्यादा प्रेशर देने में क्या होगा, समय लगेगा, इसलिए खाना क्या होगा, देर से बनेगा। इनको फिर से पढ़ेंगे वहाँ पर। फिलहाल अभी इनको याद कर लीजिए कि पहाड़ पर खाना बनाने में क्या होता है, कठिनाई होता है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्लियर हुआ ये सारा पॉइंट? ये वायुमंडलीय दाब पर आधारित ये सारा पॉइंट था। अब हम पढ़ते हैं, दाब हमने पढ़ा था, दाब का भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ही कर लेते हैं। हमने पढ़ा था दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल। इस समीकरण से स्पष्ट है कि क्षेत्रफल अगर कम होगा तो उस पर लगने वाला दाब क्या होगा, तो आप कहेंगे अधिक होगा। तो इसीलिए नुकीला कील जो होता है, कील का जो नुकीला भाग,
दो प्रकार का कील होता है। एक कील बहुत नुकीला होता है और एक कील भथरा होता है, जिसको कुंद कहते हैं, वो बहुत थोड़ा मोटा होता है। मतलब इन दोनों को अगर दीवार में ठोका जाए तो कौन सा कील आसानी से उतना ही बल के द्वारा, इतना ही बल इस कील पर भी लगा के ठोका जाए और उतना ही बल के द्वारा इस कील को भी ठोका जाए, तो कौन सा कील आसानी से दीवार में घुस जाएगा, ठोका जाएगा? तो आप कहेंगे जी पतला वाला। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस कील का एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है, बहुत कम है। और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कम हो तो उतना ही बल लगाकर ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। यही कारण है कि नुकीली कील दीवार में आसानी से ठोकी जा सकती है। अगला, कुंद या भोथरा, ब्लंट, BLUNT लिखा हुआ है, ब्लंट। भोथरा को कुंद भी कहते हैं। कुंद या भोथरा चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई का अनुभव होता है। आप किचन में जब खाना बना रहे होते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे, जब वो चाकू का धार खत्म हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो उनसे किसी वस्तु को काटने में कठिनाई होती है पतले चाकू की तुलना में। ऐसा क्यों होता है? तो जब चाकू भोथरा हो जाता है, इसका मतलब उसका धार मोटा हो जाता है। मोटा हो जाने का मतलब क्या? उसका एरिया, चाकू के धार का एरिया क्या होता है? बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। मोटा होने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल जो बढ़ जाता है तो उतना ही बल से हम लोग प्रेशर क्या कर पाएंगे? क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा, कम दबाव लगेगा, जिसके चलते वो काटने में आसानी नहीं होगा, बोले तो कठिनाई होगा। क्लियर है? और सबसे लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का और आज का भी, कि भारी बोझा ढोने वाले ट्रकों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं। मोटा टायर कर दिया जाता है, चौड़ा टायर रखा जाता है। इसका क्या वजह है? इसका ये वजह है कि जब टायर चौड़ा रहेगा तो वो क्षेत्रफल पतले टायर के तुलना में क्या लेगा? ज़्यादा जगह लेगा, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ा देता है। तो जब मोटा टायर लगाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा तो उस पर लगने वाला प्रेशर का मान क्या होगा? उस टायर पर लगने वाला प्रेशर का मान घट जाएगा, जिसके चलते वो टायर बर्स्ट बूम नहीं करेगा, नहीं फटेगा। इसीलिए जब भारी बोझा ढोने वाले जो ट्रक होता है, वाहन होता है, उनका टायर देखते होंगे काफ़ी चौड़ा बनाया जाता है, ताकि इसका एरिया ज़्यादा ले और इस पर प्रेशर कम पड़े। प्रेशर कम पड़ेगा तो टायर सुरक्षित रहेगा, फटेगा नहीं। एक और एग्जांपल, दो प्रकार का साइकिल होता है। रेंजर में देखे होंगे सिटी बाइक का टायर पतला होता है और एक दूसरा जो होता है उसका टायर मोटा होता है। तो आप देखे होंगे कि पैडल जब आप देते हैं तो जितना जोर से इस पर पैडल लगाते हैं उतने जोर से इस पर पैडल लगाइए तो ये साइकिल का गति कुछ ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा स्पीड से गति करता है, और ये कम स्पीड से गति करता है। इसका कारण क्या है कि इनका टायर पतला होता है। टायर पतला होता है तो उससे क्या होता है? एरिया वो कम छेकता है। एरिया कम छेकता है तो प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो जाता है, जिसके चलते वो ज़्यादा स्पीड से भागता है। और इनका टायर मोटा होता है। टायर मोटा होने का मतलब इसके तुलना में क्षेत्रफल वो ज़्यादा लेता है। क्षेत्रफल जो ज़्यादा लेता है तो इसका मतलब है प्रेशर उस पर कम लग पाता है, जिसके चलते वो स्लो रहता है। कठिनाई होता है ये साइकिल चलाने में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी हो, समझने में कोई कठिनाई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। उनका हम सॉल्यूशन भेजेंगे आपको कमेंट बॉक्स के ही माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं सोमवार को। तब तक होगा तो हम आपको ग्रुप में कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, जिसका आप आंसर देने का प्रयास करेंगे साइंस का इस टॉपिक से। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं सोमवार को। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारे ख्याल के लिए हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।